कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज सुनेंगे महान निर्देशक लेखक सत्यजीत रे जी की रचना प्रोफेसर शोंकू सीरीज कहानी का हिंदी रूपांतर प्रोफेसर शोंकू और इजिप्शियन आतंक। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी कहानियां अब YouTube म्यूजिक पर भी उपलब्ध हैं। कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वैप करते ही आपको हाइप बटन मिलेगा, उसे प्लीज दबा दीजिएगा और फिर से स्वैप करने पर आपको YouTube म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा, जहां आप जाकर हमारी कहानियां YouTube म्यूजिक में भी सुन सकते हैं। कहानी का एडाप्टेशन पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए सुनते हैं आज की कहानी प्रोफेसर शोंकू और इजिप्शियन आतंक। पोर्ट सईद के इंपीरियल होटल के 5 नंबर कमरे में बैठकर मैं अपनी डायरी लिख रहा हूं। अब रात 11:30 बज रहे हैं। यहां शायद बहुत रात तक लोग जागते रहते हैं। सड़कों पर चहल पहल है, हल्ला गुल्ला करते हैं। मेरे पूर्व दिशा की खुली खिड़की से शहर का शोरगुल सुनाई दे रहा है। 10 बजे तक बड़ी उमस थी। उसके बाद से स्वेज नहर की तरफ से हवा चलनी शुरू हुई है। मेरा मिस्र आना कितना सार्थक होगा पता नहीं, लेकिन आज दिन भर जो घटनाएं घटी उससे कुछ तो उम्मीद जगी है। बहुत दिनों से इधर आने की इच्छा थी। मुझे तो लगता है किसी भी देश के किसी भी वैज्ञानिक को मिस्र जरूर घूमना चाहिए। आज से 5000 साल पहले भी यहाँ के लोग विज्ञान में जो अद्भुत कृतित्व दिखा चुके हैं, वो सोचकर ही आश्चर्य होता है। इस पर और बहुत कुछ शोध करना बाकी है। इनकी केमिस्ट्री, गणित, चिकित्सा शास्त्र सब कुछ ही उस प्राचीन युग में एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंचा हुआ था। सबसे ज्यादा चकित करता है इनका मम्मी बनाने का काम। मृत शरीर को ऐसे आश्चर्यजनक रासायनिक उपाय से पट्टियों में बांधकर लकड़ी के ताबूत में रख देते थे कि 5000 साल बाद भी जब वो खोला गया तब देखा गया कि शरीर सड़ा गला तो दूर, उसमें जरा भी विकार नहीं आया। इसका अब तक कोई वैज्ञानिक रहस्य नहीं खोल पाया है। इंग्लैंड के पुरातत्ववेत्ता खुदाई कर रहे हैं। यह खबर गिरिडीह में ही पढ़ ली थी। इस दल से मिलना मेरा उद्देश्य था। समर्टन की लिखी मिस्र संबंधी सारी किताबें मैंने पढ़ ली थी। सहारा में 3 साल की खुदाई के बाद चौथी वंशावली के रोजा खैरोटेप की अद्भुत समाधि का पता वही समर्टन ही लगा पाया था। मिस्र में कदम रखते ही इतनी जल्दी उससे भेंट हो जाएगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। सुबह होटल आकर अपने कमरे की व्यवस्था कर मैंने मैनेजर से समर्टन का पता पूछा। उन्होंने अखबार से नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और बोले, आप क्या उसी धंधे में आए हैं? पूछने का ढंग मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, क्यों भला? मैनेजर बोले, देखिए, अगर ऐसा है तो आपको चेतावनी देना मेरा कर्तव्य है। नहीं तो समर्टन की जैसी दशा हुई है वैसी आपकी भी होगी। क्या क्या हुआ समर्टन को? सजा मिली है और क्या। जमीन खोदकर प्राचीन समाधि में अनाधिकार प्रवेश का नतीजा भुगत रहे हैं। शायद ज्यादा दिन कष्ट भी नहीं भोगना पड़े। स्क्रैप बीटल के कांटे से कितने ही लोग मरे हैं। स्कैरब बीटल के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है। ये गूबर जैसी प्रजाति का कीड़ा है। प्राचीन मिस्रवासी इसे देवता मानते थे। कुछ और पूछताछ से पता चला कि कल बुबास्टिस में खुदाई करते करते अचानक समर्टन चीखकर गिर पड़े। उनके साथी दौड़कर देखते हैं तो समर्टन अपने दाहिने पांव की पिंडी पकड़कर कह रहे हैं, दैट बीटल। लेकिन कीड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्हें तुरंत पोर्ट सईद के अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत नाजुक थी। ये खबर मिलते ही मैं अस्पताल चल पड़ा। साथ में ले गया मेरी तैयार की हुई दवाई मिराक्योर। भारत में कितनों ने ही कोबरा के डसने और बिच्छू के काटने पर यह दवा लेकर चमत्कारी लाभ पाया है। अस्पताल पहुंचकर देखा, सचमुच उनकी हालत गंभीर थी, मगर अद्भुत मानसिक शक्ति थी उनमें। इस हालत में भी वे शांति से खाट पर पड़े थे। बस बीच बीच में भौं सिकुड़ना और चेहरे पर विकृति से उनकी असहनीय पीड़ा प्रकट हो रही थी। मैंने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं उनका एक प्रशंसक पाठक हूं।
लेकिन हैरानी ये देखकर हुई कि उन्होंने मुझे नाम से पहचान लिया। इतना ही नहीं, इस यंत्रणा भरे हालात में भी धीमी आवाज में बोले कि मेरी लिखी कई वैज्ञानिक पुस्तकें उन्होंने पढ़ी हैं और मेरी वो खास किताब जिसमें मैंने भूत प्रेत का वैज्ञानिक आधार समझाया है, वो उनकी प्रिय पुस्तकों में से एक है। उनके इस विश्वास के कारण ही शायद उन्होंने मेरी दवा खाने से इनकार नहीं किया। होटल लौटा तो रात 11:30 बज रहे थे। दोपहर 3 बजे के आसपास खबर मिली कि सम्राटन बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। न बुखार, न नीली लकीरें, दर्द भी कम। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि कल सुबह तक वे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अगले दिन सुबह उनसे मिलकर उनके साथ कुछ दिन चलने का प्रस्ताव रखूंगा। 8 सितंबर रात 12 बजे आज सुबह ही अस्पताल गया। सम्राटन पूरी तरह ठीक, बीटल के कांटे का निशान तक गायब। मेरी दवा की शक्ति देखकर मैं भी हैरान। उसमें जो अजीब अजीब चीजें मिली हैं वो तो मैंने उन्हें नहीं बताया, खासकर झींगा मछली की मूंछों की बात, नहीं तो वे मुझे पागल समझते। जो भी हो, सम्राटन के आभार का ठिकाना नहीं था। खुद उन्होंने ही साथ चलने का प्रस्ताव रख दिया। मैं तुरंत राजी हो गया। सम्राटन भी मम्मी के विषय में बहुत जिज्ञासु थे। इतना ही नहीं, इन समाधियों में घुसकर खुदाई करने से कोई प्राचीन शाप छू जाए और अनिष्ट कर दे, इस पर भी उनका विश्वास था। उनका मानना था कि जिसने उन्हें काटा वही पवित्र स्कैरब बीटल था। जिस मंदिर में वे काम कर रहे हैं उसकी दीवारों पर इस कीड़े की मूर्तियां खुदी हुई हैं। मैंने पूछा, क्या कहीं बिल्ली की समाधि भी मिली है? सम्राटन बोले, हाँ, यही बुबास्टिस में सैकड़ों बिल्लियों की मम्मी मिली है। जिस तरह इंसान को मम्मी बनाकर ताबूत में रखा गया, उसी तरह बिल्लियों को भी रखा गया। बिल्ली को नेदित देवी का अवतार माना जाता था। मैंने तय किया कि मौका मिलने पर यह अजीब समाधि दिखाऊंगा। बिल्ली मेरी बहुत प्रिय है। घर पर मेरी पाली हुई बिल्ली न्यूटन को छोड़ आया हूं। उसकी याद से मन उदास हो जाता है। सम्राटन से मिलकर जब होटल लौट रहा था तब तक तेज धूप निकल आई थी। होटल के सामने एक स्थानीय आदमी मेरी ओर आया। लंबाई 6 फुट से ज्यादा, रंग सांवला, छोटे कसे बाल, गहरी आंखें, तीखी और निर्मम दृष्टि। वो आगे बढ़ा और अपना दाहिना हाथ जबरदस्ती मेरे कंधे पर रखकर टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला, आप भारतीय लगते हैं, फिर इन गोरों की टोली में क्यों जा रहे हैं? हमारे पवित्र प्राचीन धरोहरों में इतनी दिलचस्पी क्यों? मैंने झुंझलाकर कहा, इसमें बुरा क्या है? प्राचीन वस्तुओं में रुचि लेने का मतलब ये नहीं कि मैं उनका अपमान कर रहा हूं। आप जानते हैं मैं मिस्र की प्राचीन सभ्यता के प्रति कितनी श्रद्धा लेकर यहां आया हूं। उसकी आंखें चमक उठी। हाथ अब भी मेरे कंधे पर था। उसने दबाव डालते हुए कहा, श्रद्धा एक बात है और फावड़ा चलाकर समाधि में घुसकर आत्माओं का अपमान करना दूसरी बात। जानते हैं समर्टन साहब कहां खुदाई कर रहे हैं? जानता हूं, बोबास्टिस में, चौथी वंशावली का। वहीं मेरे पूर्वजों की कब्र है, ये जानते हैं? मैं हंस पड़ा। आप तो लगता है अपने 14 पीढ़ी के पूर्वजों तक का हिसाब रखते हैं, वो भी चौथी वंशावली के राजा थैफ्रिस के जमाने तक। वो और भड़क गया। उसने मेरे कंधे को झटका देते हुए कहा, रखता हूं या नहीं, जरा उस मंदिर में घूमकर देख लीजिए, तब पता चल जाएगा। यह कहकर वो आदमी मुझे छोड़कर तेजी से सड़क की ओर चला गया और भीड़ में मिल गया। मैं भी राहत की सांस लेकर अपने कमरे में चला आया। सम्राटन कल ही अपने काम की जगह लौट जाएंगे और मैं भी उनके साथ जाऊंगा। सामान अभी से समेटकर रख देना अच्छा है। मन ही मन एक उत्साह महसूस कर रहा था। उस बार नीलगिरी क्षेत्र में प्रागैतिहासिक जानवरों की खोज में निकलते समय भी बिल्कुल यही हुआ था। कल सम्राटन को इस घमंडी स्वभाव के आधे पागल लंबे आदमी की बात बतानी होगी। मुझे लगता है ये कुछ और नहीं, असल में इन पुराने मंदिरों में कई बार कीमती पत्थर जड़े गहने मिल जाते हैं। ये स्थानीय लोग ये अच्छी तरह जानते हैं और शायद सोचते हैं
कि धमकाकर, शाप का डर दिखाकर भोले भाले पुरातत्वविदों से ये गहने निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर वो आदमी ज्यादा परेशान करेगा तो मैंने तय कर लिया है कि उसे छींक छींक कर बेहाल कर दूंगा। मैं अपना स्नफगन यानी नस्यास्त्र साथ लाया हूं। नाक पर तान कर मार दिया तो 2 दिन तक लगातार छींक आएगी। फिर देखूंगा दोबारा तंग करने आते हैं या नहीं। 10 सितंबर। हम कल सुबह बुबास्टिस पहुंच गए। कल दोपहर सामर्टन के साथ नवनिर्मित 4000 साल पुराने समाधि क्षेत्र में उतरा था। यह कैसी अजीब अनुभूति थी, लिखकर समझाना कठिन है। एक एक संकरी सीढ़ी से उतरकर और भी संकरे सुरंग से होते हुए उस कमरे में प्रवेश करना पड़ा। सामर्टन का अनुमान है कि यह किसी उच्चपदस्थ राजकर्मचारी का समाधि क्षेत्र है। काफी बड़ा कक्ष, बीच में नक्काशीदार लकड़ी का ताबूत, चारों ओर छोटे छोटे कतारबद्ध कमरे, हर एक में एक एक ताबूत, इनमें उस गण्यमान्य व्यक्ति के परिषद के मृत शरीर रखे गए हैं। मिस्र के लोग मानते थे कि मृत व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर के आसपास ही मंडराती रहती है और जीवित व्यक्ति की तरह उसे भी खाने पीने, कपड़े, साज सज्जा, खेलकूद की चीजों की जरूरत होती है। इसलिए ताबूत के पास बर्तन में खाना, पीपे में शराब, कपड़े, प्रसाधन सामग्री, खेलकूद के सामान सब रखे हुए थे। साम्राटन ने एक ताबूत का ढक्कन खोलकर उसका मम्मी मुझे दिखाया। दोनों हाथ छाती पर जुड़े हुए, सिर से पांव तक पट्टियों से लिपटा हुआ। ढक्कन खुलते ही तेज गंध नाक में घुस गई। मैं आश्चर्य से मृत शरीर को देखता रह गया। कितनी किताबों में इस मम्मी के बारे में पढ़ा था। मम्मी की छाती पर 4000 साल पुराना पेपिरस कागज रखा है, जिस पर मिस्री हायरोग्लिफिक भाषा में कुछ लिखा है। यह भाषा मुझे नहीं आती, सामर्टन को आती है, लेकिन आधुनिक भाषा की तरह इसे रटा रटाया नहीं पढ़ा जा सकता। इसे समझने में समय लगता है। सामर्टन ने कहा, उस पेपिरस पर मृत व्यक्ति की पहचान है। सिर्फ नाम धाम ही नहीं, कब और कैसे मृत्यु हुई यह भी लिखा है। पूरा दिन समाधि क्षेत्र में घूमने के बाद शाम को तंबू लौटते समय साम्राटन ने मुझसे पूछा, तुम तो मानते हो कि भूत प्रेत या अलौकिक सब चीजों का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है ना? कम से कम तुम्हारी किताबें पढ़कर तो यही लगता है। मैंने कहा, हाँ, ये ठीक है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि विज्ञान भले ही बहुत आगे बढ़ गया है, फिर भी कई रहस्यों का पता अब तक नहीं चल पाया है। जैसे इंसान सपने क्यों देखता है, इस पर वैज्ञानिकों में मतभेद है, लेकिन मुझे विश्वास है कि 25, 50 या 100 साल के भीतर दुनिया के सारे रहस्यों के कारण वैज्ञानिक ढूंढ निकालेंगे। साम्राटन थोड़ी देर सोचकर बोले, ये जो प्राचीन समाधि क्षेत्रों में हम घुसते हैं, यहां के कई लोगों का कहना है कि इससे मृत आत्माएं नाराज होती हैं, यहां तक कि वे हमें शाप देती हैं। शायद एक दिन हमें इस पाप का फल भुगतना पड़े। यह सुनकर मैं हंस पड़ा। जब साम्राटन को उस आदमी ने पहले दिन धमकाया था, तब भी वे हंस पड़े थे। उन्होंने कहा, अरे वह तो पीछे ही पड़ा है, मुझे भी धमकाया था। वो कुछ ना कुछ लोभ पा जाए तो तंग करना बंद कर देगा। मैंने कहा, तो दे ही दीजिए, मुसीबत टल जाएगी। साम्राटन ने सिर हिलाकर कहा, इन छिछोरे लोगों पर पैसा खर्च करने की मेरी इच्छा नहीं, इससे उनका लोभ और बढ़ेगा। भविष्य में जो लोग यहां आएंगे उनके बारे में भी तो सोचना होगा। बेहतर है पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाए। कुछ दिन परेशान करके फायदा न देखेगा तो खुद ही हट जाएगा। तंबू लौटकर शरबत पीकर ठंडा हुआ और बाहर कैनवस की कुर्सी पर बैठ गया। पश्चिम की ओर देखा तो अस्त होते सूरज के सामने गीजा का पिरामिड गहरे धूस रंग में खड़ा था। आज तक ये पूरी तरह समझा नहीं जा सका कि इतना प्राचीन काल में ये पिरामिड कैसे बना। तंबू के उत्तर की ओर एक कतार खजूर के पेड़ों की, उनमें से एक पर देखा 3-4 गिद्ध चुपचाप बैठे हैं। गिद्ध को भी प्राचीन मिस्र के लोग देवता का अवतार मानते थे। कैसी अजीब जाति थी ये प्राचीन मिस्रवासी। 12 सितंबर। आज सामर्टन ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि मैं दंग रह गया।
और उस प्रस्ताव से समझ गया कि मौत के चंगुल से उन्हें बचाने के लिए वे मेरे प्रति कितने आभारी हैं। पूरा दिन बुबास्टिस की बिल्ली की समाधि देखकर शाम को जब तंबू लौट रहे थे, तब पाइप का धुआं छोड़ते छोड़ते सामर्टन अचानक बोले, शौंकू, तुमने मेरे लिए जो किया उसके बदले मैं क्या कर सकता हूं, ये बात मुझे कई दिनों से परेशान कर रही थी। आज मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। अब यह जानना जरूरी है कि यह तुम्हें मंजूर है या नहीं। इतना कहकर सामर्टन कुछ देर रुके। गुब्बर के काटने से भीतर भीतर वे काफी कमजोर हो गए हैं, ये साफ झलकता है। कुछ देर चलने के बाद सामर्टन बोले, तुम्हें तो मम्मी पर शोध करने की इच्छा है। मान लो मेरी खोजी गई मम्मियों में से एक अगर तुम्हें दे दूं, तो तुम्हें खुशी होगी या नाखुशी? प्रस्ताव सुनकर मैं इतना चौंक गया कि पहले तो मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकले। अपने प्रयोग के लिए एक मम्मी लेकर देश लौट सकूंगा, ये तो मेरे सपनों से परे था। किसी तरह गला तर करके बोला, हाँ, अगर मैं एक मम्मी ले जा सका तो ये अभियान मेरे लिए पूरी तरह सफल होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। साम्राटन मुस्कुराकर बोले, तुम क्या चाहते हो, बिल्ली या इंसान? मेरे शोध के लिए बिल्ली और इंसान में कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अपनी प्रिय निरपराध न्यूटन बिल्ली को सोचकर मन नहीं हुआ कि बिल्ली की मम्मी साथ लूं। न्यूटन हमेशा मेरी प्रयोगशाला के पास मंडराती रहती है। अगर अचानक वहां 4000 साल पुरानी बिल्ली का शव देख ले तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कहना मुश्किल। इसलिए मैंने कहा, इंसान ही पसंद करूंगा। साम्राटन बोले, ठीक है, तो जब लेना ही है तो अच्छी चीज लो। बुबास्टिस की बिल्ली के कब्रिस्तान के पास ही मैंने एक और समाधि क्षेत्र खोजा है, जिसमें लगभग 30 इंसानों की मम्मियां हैं। ये लोग किस प्रकार के थे, ये अब तक समझा नहीं जा सका। मुझे लगता है इनके मृत्यु में कोई रहस्य जुड़ा है। इनके ताबूत पर पेपिरस कागज में जो हायरोग्लिफिक लिखा है, उसमें भी कुछ खासियत है। मैं अब तक पढ़ नहीं पाया हूं। मैं तुम्हें इन 30 में से एक ताबूत दूंगा, लेकिन उसके अंदर से लिखा हुआ मैं निकाल लूंगा। फिर देश लौटकर उसका डिकोड करके तुम्हें भेज दूंगा। उस बीच तुम जो शोध करना हो करते रहना और अपने निष्कर्ष मुझे बताना। अगर तुम मम्मी का रासायनिक रहस्य उजागर कर पाए तो शायद एक दिन नोबेल पुरस्कार भी पा जाओ। अब मुझे मिस्र में रुकने की कोई जरूरत नहीं। साम्राटन का दिया ताबूत पैकिंग केस में भरकर जहाज में ले जाकर देश पहुंचते ही मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। फिर शोध के लिए तो अनगिनत समय पड़ा है। सचमुच सामर्टन की उदारता की कोई तुलना नहीं। असल में वैज्ञानिक अलग देश के हों तो भी वे एक दूसरे के प्रति एक आत्मीयता महसूस करते हैं। सामर्टन से मेरी जान पहचान 3 दिन की है, लेकिन लगता है जैसे वो मेरे बरसों के परिचित हों। 15 सितंबर। आज सुबह पोर्ट सईद लौट आया। वहीं एक अजीब घटना घटी। होटल के पास ही एक बड़ी दुकान से चमड़े का पोर्टफोलियो खरीदकर जैसे ही सड़क पर निकला, उसी पागल सा लंबे आदमी से अचानक आमना सामना हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आगे बढ़कर मेरे शर्ट का कॉलर पकड़ बैठा। मैं तो सचमुच घबरा गया। सच कहूं तो पिछले कुछ दिनों की खुशी और उत्साह में मैं उस आदमी को बिल्कुल भूल गया था, और किसी खतरे की आशंका न होने के कारण शायद मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। वो आदमी लाल लाल आंखें करके मेरे चेहरे के ऊपर झुकते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम मेरे ही पूर्वज का मृत शरीर अपने देश ले जा रहे हो। इसके लिए तुम्हें कैसी सजा भुगतनी पड़ेगी, इसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकते। इस अपराध का मैं प्रतिशोध खुद लूंगा। अपने ही हाथों से इस अपराध का शोधन करूंगा। ये कहकर वो आदमी मेरा कॉलर पकड़कर गला दबाने ही वाला था कि इतने में सड़क का एक पुलिसकर्मी दौड़कर आया और बलपूर्वक उस आदमी को मुझसे छुड़ा दिया। रास्ते से गुजरते हुए कुछ लोग भी मेरी विपत्ति देखकर आ पहुंचे। उन्होंने मुझसे सहानुभूति जताते हुए कहा,
वो आदमी वैसा ही पागल है, कई बार जेल जा चुका है, लेकिन छूटते ही फिर उत्पात मचाता है। पुलिस वाला भी बोला कि मुझे अब और चिंता करने की जरूरत नहीं, उस आदमी को अच्छा सबक सिखाकर काबू में कर लिया जाएगा। मेरे पास भी कोई विशेष चिंता का कारण नहीं था। 4 दिन बाद ही भारत जाने वाले जहाज में मेरा पैसेज बुक हो चुका था। हजारों साल पुराना मिस्रवासी का मृत शरीर, उस पर शोध, मम्मी के रासायनिक रहस्य मुझे उजागर करने ही होंगे। साथ में जाएगा सामटन का दिया हुआ ईसा पूर्व का संदर्भ। देश पहुंचकर उसकी पट्टियां खोलकर आगे का कार्य होगा। 17 सितंबर। लाल सागर के ऊपर से मेरा जहाज चल रहा है। समुद्र काफी उग्र है, लेकिन उससे मुझे शरीर पर कोई कष्ट नहीं हो रहा। बस कलम सीधी नहीं चल रही, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जहाज के मालघर में पैकिंग केस में बंद ताबूत। मेरा मन वहीं पड़ा हुआ है। सामरटन बंदरगाह तक मुझे विदा करने आए थे। मैंने उन्हें याद दिलाया कि ताबूत पर जो लिखावट है उसका अर्थ मिलते ही मुझे अवश्य सूचित करें, और यह भी कहा कि अवकाश मिलने पर वे मेरे गिरिडीह वाले घर में आकर कुछ दिन मेरे अतिथि बने। जब जहाज छूट रहा था तब किनारे की ओर देखकर भीड़ में एक ऊंचा सिर दिखाई दिया। दूरबीन लगाकर देखा, वही पागल मुझे घूर रहा है। उसकी आंखों और होंठों पर जो क्रूर हिंसक मुस्कान थी उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। लगता है पुलिस वाले उसे काबू में नहीं कर पाए। लाल सागर की उत्तेजना बढ़ती जा रही है, अब लिखना बंद करना होगा। 27 सितंबर। आज सुबह गिरिडीह पहुंचा हूं। बुबास्टिस के रेगिस्तान की धूप में झुलसकर मेरी रंगत काफी काली हो गई है। ये बात मेरे नौकर प्रहलाद की हैरान नजर ने सबसे पहले मुझे याद दिलाई। घर के आईने ने भी उसकी सच्चाई साबित की। न्यूटन आकर मेरी पतलून से अपने शरीर को घिसने लगा और मुंह से वही पुराना स्नेह मिश्रित म्याऊं स्वर निकालने लगा। अच्छा हुआ कि बिल्ली का मृत शरीर साथ नहीं लाया, न्यूटन कभी भी उसे सहन नहीं कर पाता। ताबूत ने लैबोरेटरी का काफी हिस्सा घेर लिया है। मैं अब और सब्र नहीं कर सका, इसलिए दोपहर तक ही ताबूत को पैकिंग केस से निकलवा लिया। आज पहली बार मैंने ताबूत को ध्यान से देखा। उसके चारों ओर और ढक्कन पर नक्काशी की गई थी। मिस्रवासी लकड़ी तराशने के काम में कितने निपुण थे, यह इससे साफ जाहिर होता है। ताबूत का ढक्कन खोलने पर एक और डिब्बा निकला। वो आकार में एक लेटे हुए इंसान जैसा था, अर्थात भीतर जो मृत शरीर है ये उसी का प्रतीक है। उसमें आंख, नाक, मुंह सब बनाए गए थे और पूरे शरीर पर रंगीन चित्रकारी की गई थी। इस दूसरे डिब्बे का ढक्कन खोलते ही वही पहचानी हुई गंध मिली और पट्टियों से लिपटा मृत शरीर नजर आया। जैसी और ममियां मैंने देखी थी, इसकी भी दोनों बाहें छाती पर क्रॉस की हुई थी। सिर से पैर तक पट्टियों से लिपटा हुआ था, इसीलिए शक्ल का कुछ पता नहीं चला। हां, इतना जरूर स्पष्ट था कि आदमी काफी लंबा था, लगभग 6 फुट से भी अधिक। पट्टियां खोलने का काम कल के लिए छोड़ दिया। अपने सारे शोध उपकरण भी अच्छी तरह से साफ करना होगा। अविनाश बाबू को कल बुलाकर यह ताबूत दिखाऊंगा। मेरा एक शौक है, उन्हें दिखाने पर शायद कुछ दिन तक वे वैज्ञानिक शोध का मजाक न उड़ाएं। अभी थोड़ी देर पहले दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनकर मैंने सोचा कि अविनाश बाबू ही आए होंगे, इसलिए प्रहलाद को देखने भेजा। वो लौटकर बोला, कोई नहीं है, शायद आंधी की आवाज थी। कई दिनों से यहां आंधी पानी हो ही रहा है। 29 सितंबर। कल जो घटना घट गई उसके बाद डायरी लिखने का सामर्थ्य नहीं रहा, इसलिए आज सुबह ठंडे दिमाग से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। परसों की डायरी में मैंने शाम को दरवाजे पर दस्तक का जिक्र किया था। तब सोचा था शायद आंधी से ही ऐसा शोर हुआ होगा। रात करीब 11 बजे आंधी थम गई। उसके कुछ देर बाद मुझे भी नींद आ गई। कब समय हुआ याद नहीं,
लेकिन फिर वही दस्तक की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। प्रहलाद मेरे कमरे के बाहर बरामदे में सोता है। उसका दोष यही है कि नींद बहुत गहरी होती है। इस आवाज से उसकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ा। मजबूरी में मैं ही टॉर्च लेकर दरवाजे पर गया। नीचे उतरकर मुख्य दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली, कहीं कोई नहीं। अचानक जब हाथ नीचे किया तो रोशनी दरवाजे की दहलीज के सामने की सीढ़ी पर पड़ी। वहां गीले पैरों के निशान थे। उन पैरों का आकार देखकर मन खटक गया। गिरिडीह शहर में इतने बड़े पैर किसके हो सकते हैं? जो भी था गायब हो चुका था। और एक बार जब वो लौट गया तो सोचा कि इतनी रात को शायद फिर नहीं आएगा। दरवाजा बंद कर मैं लौट आया। लौटते समय ध्यान आया, क्यों ना लेबोरेटरी में एक नजर डाल लूं। देखा सब कुछ वैसा ही है। ताबूत अपनी जगह बंद पड़ा है। लेबोरेटरी से निकलते ही देखा न्यूटन बरामदे के एक कोने में खड़ा है। उसके सारे बाल खड़े और पूरे शरीर में एक अजीब सा तनाव। शायद दस्तक की आवाज से उसकी नींद टूटी थी और इतनी रात को घर में ऐसी घटना देखकर वह भी असहज हो गया था। कमरे का दरवाजा बंद कर न्यूटन को मेरे बिस्तर के पास कारपेट पर सुला दिया और खुद भी लेट गया। कल सुबह उठकर मैंने सबसे पहले अपने कांच के उपकरण साफ किए। टेस्ट ट्यूब, रिटॉर्ट, जार, बोतल, फ्लास्क, सब पर धूल जम गई थी। फिर प्रहलाद को आदेश दिया कि जब तक मैं लेबोरेटरी में रहूं तब तक किसी को घर में न घुसने दे और खुद भी बिना सूचना दिए भीतर न आए। इसके बाद ताबूत के पास एक टेबल और कुर्सी रखकर मैंने अपना काम शुरू किया। मिस्रवासी मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रॉन, कॉस्टिक सोडा, बिटुमेन, बॉल्सम और शहद का उपयोग करते थे, ये ज्ञात है। लेकिन इसके अलावा भी वे कोई तत्व प्रयोग करते थे जिसका आज तक रहस्य नहीं खुल पाया। वही मुझे शोध कर निकालना है। ताबूत और बॉक्स का ढक्कन खोलकर मैंने फिर एक बार पट्टियों में लिपटी मम्मी को देखा। मृत शरीर में कोई विकार नहीं था, लेकिन 4000 साल में पट्टियां कुछ क्षीण हो गई थी। बहुत सावधानी से चिमटी से उन्हें खोलना होगा। दस्ताने और मास्क पहनकर मैंने काम शुरू किया। सिर से पट्टियां खोलते हुए सबसे पहले माथा और फिर चेहरा दिखाई दिया। माथा ज्यादा चौड़ा नहीं था, आंखें धंसी हुई, नाक ऊंची। दाएं गाल पर यह क्या, 3 गहरे लंबे निशान, जैसे किसी धारदार चीज से काटा गया हो। क्या यह तलवार की चोट हो सकती है? लेकिन फिर 3 क्यों, और वे समानांतर क्यों? जब होंठों के पास तक पट्टियां हटी तो चेहरा बड़ा परिचित लगा। ये जबड़ा, ये आंखें, ये नाक, कहां देखा है इसे? हां, याद आया पोर्ट सईद का वो पागल। लेकिन ये कोई असामान्य बात नहीं। जैसे हमारे बीच चेहरों में थोड़ी सी विविधता होती है, मिस्रवासियों के बीच उससे भी कम थी। प्राचीन मिस्र की मूर्तियों में जो चेहरे दिखते हैं, वैसा ही चेहरा आज भी पोर्ट सईद की गलियों में देखा जा सकता है। इसलिए इसमें अचरज की बात नहीं। ये एक विशिष्ट मिस्री चेहरा हो सकता है। फिर भी मन ही मन सोचा, वही पागल तो कह रहा था, मेरे पूर्वज का मृत शरीर ले जा रहे हो तुम। शायद मैंने उसकी बात को उस समय ज्यादा ही महत्व दिया था, इसलिए अब चेहरा देखकर मन में एक निराधार आशंका उठ रही है। पोर्ट सईद की स्मृति को अनदेखा कर मैं पट्टियां खोलने के काम में आगे बढ़ता रहा। गले के पास से पट्टी सचमुच सड़ी हुई लगने लगी। चिमटे के हर खींचाव पर वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। लेकिन इस मामले में अधीर हुआ तो मुश्किल, इसलिए बहुत धीरे और शांति से हाथ चलाने लगा। समय कैसे कट रहा है, ये बोध काम के समय पूरी तरह खो गया था। जब पसलियों के नीचे तक पहुंचा तब ध्यान हुआ कि शाम हो चुकी है, बत्ती जलाना जरूरी है। कुर्सी छोड़कर उठ नहीं जा रहा था, इतने में खिड़की की ओर नजर पड़ते ही पूरे शरीर में जैसे एक शीत लहर दौड़ गई। खिड़की के शीशे से चेहरा सटाकर कमरे के भीतर घूर कर देख रहा था वो ही पोर्ट सईद का पागल। उसकी आंखों और चेहरे पर
पहले से भी सैकड़ों गुना अधिक हिंसा और उन्मत्त भाव। वो एक बार मेरी ओर और एक बार ताबूत की ओर देख रहा था। कमरे में रोशनी कर दूं तो शायद आतंक का भाव थोड़ा कम होगा, ये सोचकर दीवार पर स्विच की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि तभी एक जबरदस्त धक्के से खिड़की की सिटकनी टूटकर उखड़ गई और वो आदमी एक छलांग में सीधे मेरी प्रयोगशाला में आ गिरा। फिर अपनी पैशाचिक दृष्टि मुझ पर टिकाए हाथ फैलाकर मेरी ओर बढ़ने लगा। इसके बाद की घटना को साफ साफ बयान करने का सामर्थ्य मेरा नहीं है, क्योंकि सब कुछ बिजली की गति में घट गया। आदमी मुझ पर झपटने ही वाला था और ठीक उसी क्षण एक भयंकर फुंफकार जैसी आवाज के साथ न्यूटन न जाने कहां से आकर उस पर टूट पड़ा। फिर पूरा रक्त रंजित मामला, पागल के दाहिने गाल पर एक भीषण पंजा मारकर उसे पूरी तरह धराशायी कर दिया न्यूटन ने। न्यूटन का ऐसा आक्रोश मेरे लिए अपरिचित था। सबसे आश्चर्य की बात यह हुई कि वो आदमी जो खून से लथपथ जमीन पर गिरा, उस हालत से फिर उठ ना सका। शौक से उसका हृदय रुक गया। इसके अलावा उसकी ऐसी मौत का कोई और कारण मुझे नहीं मिला। उस आदमी ने अंतिम सांस छोड़ी और उसी क्षण न्यूटन अपनी पूंछ दबाकर आज्ञाकारी बच्चे की तरह प्रयोगशाला से बाहर चला गया और मैं एक असहनीय दुर्गंध महसूस कर ताबूत की ओर देखता हूं तो पाता हूं कि 4000 साल पुराने शव में सड़न के लक्षण प्रकट हो गए हैं। इस पागल की मौत के साथ ही मिस्र की जादू की मियाद समाप्त हो गई। मैंने और देर न करते हुए ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया और 36 तरह के सुगंधित फूलों के रस मिलाकर अपनी बनाई हुई खास इत्र को प्रयोगशाला में छिड़क दिया। मम्मी का रहस्य ही रह गया इस बार। प्राचीन मिस्र वैज्ञानिक इस मामले में आज भी भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक से एक कदम ऊपर रहे। स्थानीय पुलिस को खबर देने पर थोड़ी ही देर में वे आ गए। यहाँ के इंस्पेक्टर जितेंद्र समझदार मुझे बहुत आदर करते हैं। उन्होंने हैरत से कहा, उस लकड़ी के बक्से के मृत शरीर के लिए तो आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जो आदमी यहां जमीन पर पड़ा है उसकी मौत की जांच पड़ताल के मामले में आपको कुछ झंझट झेलनी पड़ेगी। मैंने कहा, वो तो होगा। फिलहाल आप इन दोनों लाशों को यहां से हटाने का प्रबंध कीजिए। 7 अक्टूबर। आज सामर्टन का खत मिला है। लिखा है, प्रिय प्रोफेसर शोंकू, आशा है कि नोबेल पुरस्कार पाने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हो। आपके ताबूत के पेपर्स का मैं अनुवाद कर सका हूं। उसमें मृत व्यक्ति का परिचय दिया गया है। इन्होंने जीवन काल में बिल्लोमुखी देवी नडेट का अपमान किया था, इसलिए इन्हें मृत्युदंड दिया गया। लेकिन दंड भोगने से पहले ही बिल्ली के एक पंजे से घायल होकर रहस्यमय ढंग से इनकी मृत्यु हो गई। अर्थात देवी ने स्वयं अवतार लेकर अपने अपमान का प्रतिशोध लिया। आश्चर्य नहीं है क्या? इसका वैज्ञानिक आधार क्या हो सकता है? इसे भी एक बार सोचकर देखो। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है बताना। मैं इंग्लैंड लौटकर जी जान से बीटल महात्म्य का प्रचार कर रहा हूं। सामर्टन का खत पढ़कर जब उसे मोड़कर लिफाफे में रखने जा रहा था, तभी मेरी पतलून से न्यूटन का शरीर सटने लगा। मैंने उसे स्नेह से गोद में उठाकर पूछा, क्यों बिल्ली मौसी, तुम भी क्या नडेट देवी की अवतार हो? न्यूटन ने कहा, आप सुन रहे थे सत्यजीत रे जी की रचना का हिंदी रूपांतर प्रोफेसर शोंकू और इजिप्शियन आतंक। कहानी का अडेप्टेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं या पहले भी कहानियां सुन चुके हैं और अब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।